हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक क्या होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार होना चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों एवं संपादन उनके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु क्या होनी चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। आगे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75 के अनुसार। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किसके अनुसार है? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये किस अनुच्छेद के है? अनुच्छेद 75(3) के तहत। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75(4) के तहत, यानी अनुच्छेद 75(4) में ये लिखा है कि जो है पद ग्रहण से पूर्व जो है, जब पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित और जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी वो सब राष्ट्रपति के सामने जो है गोपनीयता की शपथ लेंगे। आगे है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। उसके अनुसार? अनुच्छेद 75(5) के अनुसार। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री, एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ कार्यकाल है। देख लेते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से 27/5/1964 तक सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा प्रधानमंत्री पद पर। लाल बहादुर शास्त्री 9/6/1964 से 11/1/1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। आगे हैं इंदिरा गांधी 24/1/1966 से 24/3/1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। फिर आए मोरारजी देसाई 24/3/1977 से 28/7/1979 यानी 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे चौधरी चरण सिंह 28/7/1979 1979 से 14/1/1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये एक ऐसे नेता थे, यानी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी ने जो है अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। आगे इंदिरा गांधी 14/1/1980 से 31/10/1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। आगे आए राजीव गांधी जी 31/10/1984 से 2/12/1989 यानी 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह
2/12/1989 से यानी 1989 से 10/11/1990 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे चंद्रशेखर 10/11/1990 से 21/6/1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव 21/6/1991 से 16/5/1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और ये कौन से कैसे प्रधानमंत्री थे? पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। आगे अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से 1/6/1996 तक प्रधानमंत्री रहे। और ये इनका सबसे छोटा कार्यकाल था 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था 13 दिन का। आगे आ जाते हैं HD देवगौड़ा जी। HD देवगौड़ा 1/6/1996 से 21/4/1997 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और ये पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। आगे देख लेते हैं। आगे है HD देवगौड़ा। I.K. गुजराल इंद्र कुमार गुजराल 21/4/1997 से 19/3/1998 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। आगे आए अटल बिहारी वाजपेयी जी 19/3/1998 से 13/10/1999। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13/10/1999 से 22/5/2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2004 से 26/5/2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। आगे आए नरेंद्र मोदी जी 26/5/2014 से अब तक के प्रधानमंत्री पद पर हैं। आगे देख लेते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। यानी मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र में बने थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है? प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद
तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी प्रधानमंत्री किस किस चीज़ का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थीं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।